नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए, आज हम लोग फिर से जो कल रिमेनिंग बचे हुए थे टॉपिक्स, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, इसका पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। तो कल तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था आज हम लोग उसके आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 3 थे। एक भौगोलिक कारक था, आर्थिक कारक था, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक थे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? तो किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान, यानी कोई एक फिक्स टाइम पीरियड में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यानी मान लेते हैं कि कोई एक रीजन है, कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम एक समय लेते हैं 2020 से 2024, ठीक है। 2020 से 2024 के बीच का हम समय लेते हैं। तो इस निश्चित समय अवधि में जो यहाँ की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन धनात्मक पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकता है, नेगेटिव चेंजेस भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। या तो जनसंख्या बढ़ सकती है या तो घट सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य यही है कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी एक स्थान का जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन से है, ठीक। या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं, या तो किसी क्षेत्र में जो चेंजेस है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण हुआ हो, आर्थिक प्रगति के कारण हुआ हो, या सामाजिक उत्थान, वहाँ सोशल स्टेटस है वो अच्छा हुआ होगा, ऐतिहासिक को हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे, कल्चरल जो बैकग्राउंड है उसके आधार पर हुआ होगा। तो ये इन्हीं सभी कारणों के कारण किसी भी स्थान का जनसंख्या बढ़ता है या फिर घटता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स है यहाँ जनसंख्या भूगोल की, कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जैसे जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी दो समय अंतराल, अभी बोले 2020 से 2024 के बीच, तो दो समय अंतराल है 20 से 24। अब किसी क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को, ठीक, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जो वहाँ धनात्मक वृद्धि होगा वही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा, ठीक। अब है जनसंख्या की वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जनसंख्या में परिवर्तन जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। जैसे जो जनसंख्या वृद्धि हम लोग अभी पढ़े कि दो समय अंतराल के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो यही जनसंख्या वृद्धि को अगर हम परसेंट में, प्रतिशत में व्यक्त करें तो वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है, ठीक। अब एक है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो नेचुरल जो ग्रोथ है उसका क्या अर्थ है? तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु में अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं सपोज कोई एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का जो नेचुरल ग्रोथ रेट होगा पॉपुलेशन का वो कैसे होगा? तो उस क्षेत्र में जो दो समय अंतराल है, 2022 है, 2024 है, इन दोनों समय के बीच कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग मरे, अगर हमको एक नेचुरल ग्रोथ रेट निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। क्या है? प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। उस समय अंतराल में कितने लोगों का जन्म हुआ उसमें हम माइनस करेंगे कि उस समय अंतराल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, और जो जन्म और मृत्यु में जो अंतर हुआ वही वहाँ का नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाएगा, ठीक। अब है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो जनसंख्या का वास्तविक यानी एक्चुअल जो ग्रोथ है वो, तो इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल के बीच कितने बच्चे जन्म लिए और कितने बच्चे की मृत्यु हुई। तो जन्म में मृत्यु को माइनस कर देंगे, प्लस आप्रवास में उत्प्रवास को माइनस करेंगे। आप्रवास का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश में बाहर से लोग आए वो आप्रवास,
और उत्प्रवास मतलब हमारे देश से दूसरे देश या दूसरे स्थान पर लोग कितने गए वो। तो जितने लोग आए, मान लेते हैं कि 30 लोग आए और 20 लोग गए, तो ये आप्रवास हुआ 30 और उत्प्रवास हुआ 20। तो जो डिफरेंस है वो दोनों के बीच वो कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ठीक है, 10 का अंतर हो जाएगा। तो अब जो जन्म है वो भी मान लेते हैं कि 100 था, अब मृत्यु है 50, तो जो बचा है वो होगा 50। तो 50 प्लस 10 अगर करेंगे तब हो जाएगा 60। तो वो जो 60 है वो उस क्षेत्र का वास्तविक वृद्धि कहलाएगा। यानी जन्म में हम जो मृत्यु हुआ है, जितने बच्चों की जन्म हुई है उस समय अंतराल में, उसको हम माइनस करेंगे, उसमें माइनस करेंगे मृत्यु को। और जो आप्रवास है, जितने लोग आए हैं उसमें माइनस करें हम जितने लोग गए हैं उससे, और दोनों को फिर हम जोड़ देंगे। तो इससे जो हमारा एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है वो निकल जाएगा। ठीक, अब है जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि यानी पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव ग्रोथ। तो जब दो समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक यानी मरने वाले लोगों की संख्या कम और जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाए, तब ऐसी स्थिति को हम लोग पॉजिटिव चेंजेस कहेंगे, धनात्मक वृद्धि कहेंगे। ठीक, अन्य देशों में लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं तब जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि होगा। या तो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक हो तब धनात्मक वृद्धि, या फिर किसी दूसरे देश के लोग आए और हमारे देश में परमानेंटली वो अस्थायी रूप से बस जाए, तो इससे भी हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ेगा वो धनात्मक वृद्धि कहलाएगा। ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, तो जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी मरने वाले लोगों की संख्या अधिक हो और जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कम हो, तो ऐसे वृद्धि को हम लोग ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक, लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं या हमारे देश से लोग प्रवास करके कहीं दूसरे देश में बस जाए, तो हमारे देश के लिए जो जनसंख्या में परिवर्तन होगा वो ऋणात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है, नेगेटिव चेंजेस होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन जो होता है, पॉपुलेशन का जो चेंजेस होता है, इसके लिए मेन 3 फैक्टर है, 3 घटक है। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। ठीक, ये तीनों के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब इसमें 2 टर्म इम्पॉर्टेंट है। पहला है अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, और एक है क्रूड डेथ रेट। एक मृत्यु दर है, सॉरी यहाँ जन्म दर नहीं होगा, मृत्यु दर होगा। हाँ, मृत्यु दर होगा, सॉरी। एक है अशोधित जन्म दर और एक है अशोधित मृत्यु दर, यानी क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो जन्म दर हम लोग जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लिए बच्चों की संख्या और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या है, इसको भाग करेंगे किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय किसी क्षेत्र विशेष के वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या है, इसे डिवाइड करेंगे और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो क्रूड बर्थ रेट है वो निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जो जनसंख्या है, इसको डिवाइड करेंगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा जो क्रूड डेथ रेट है, अशोधित जो मृत्यु दर है, वो निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 वर्ड आया है, एक उद्गम स्थान और एक गंतव्य स्थान। तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान को आसानी से थोड़ा सा समझेंगे। एक इसी से रिलेटेड है उत्प्रवास और एक है आप्रवास। ठीक, तो उद्गम स्थान यानी जहाँ से हम ऑरिजिन हो रहे हैं, जहाँ से हमारा उद्गम हो रहा है, ठीक है, भारत से। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहा है तो उस ऑस्ट्रेलिया उसके लिए ओरिजिन पॉइंट होगा। हम भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो मेरे लिए ओरिजिन पॉइंट इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से उत्प्रवास है। तो उत्प्रवास ऐसे प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उसे उत्प्रवासी कहते हैं। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो गया, ये क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। सपोज यहाँ कोई व्यक्ति है श्याम,
ये श्याम क्या किया, इंडिया से चला गया ऑस्ट्रेलिया, तो ये श्याम का क्या होगा, उत्प्रवास होगा। अब सपोज मान लेते हैं कि एक कोई और व्यक्ति है डेविड, ये डेविड ऑस्ट्रेलिया से आया इंडिया, ठीक। तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, तो वो इंडिया आया तो वो अप्रवासी कहलाएगा, ठीक। अप्रवास उसका होगा। जो इंडिया से बाहर जाएगा इंडिया के लिए उत्प्रवास। हाँ, ये डेविड जो है, सपोज ये डेविड है तो डेविड यहाँ के लिए उत्प्रवास होगा, लेकिन भारत के लिए अप्रवास। जो श्याम है भारत से उत्प्रवास कर रहा है, ठीक, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ अप्रवास कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पुश फैक्टर और पुल फैक्टर भी एक वर्ड आता है, दो वर्ड, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष यानी पुश, किसी को धक्का दे रहा है, और अपकर्ष यानी किसी को खींच रहा है, ठीक। पुल और पुश हम लोग गेट में भी देखते हैं, कई सारे गेट में भी लिखा होता है पुल और पुश। तो पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो अब ये जो जनसंख्या में जो चेंजेस आता है उसमें ये जो फैक्टर है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी देश में किसी भी दो स्थानों के बीच जो जनसंख्या आते जाते हैं, या तो बेरोजगारी के कारण, राजनीतिक अशांति के कारण, प्रतिकूल जलवायु के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, या कई वैश्विक महामारियों के कारण लोग मजबूर हो जाते हैं एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। तो अगर इन सभी कारणों से, बेरोजगारी, राजनीतिक अशांति, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक आर्थिक संकट, पिछड़ापन, महामारी, इन सभी के कारण अगर कोई व्यक्ति अपने देश छोड़ के दूसरे देश जाता है तो ये प्रतिकर्ष कहलाएगा, पुश फैक्टर कहलाएगा, ठीक। लेकिन किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, अनुकूल जलवायु है, वहाँ रहन सहन की अच्छा दशा है, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हैं, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, और सिक्योरिटी सुरक्षा की सुविधा है, तो लोग वहाँ स्वतः खींचे चले जाते हैं। तो वो पुल फैक्टर है, कोई अपनी ओर आकर्षित कर रहा है लोगों को रोजगार के लिए, तो पुल फैक्टर। और कहीं अगर बेरोजगारी है और यहाँ से लोग मजबूरी में जा रहे हैं तो पुश फैक्टर होगा, ठीक है। तो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर आसानी से समझ लीजिएगा। अब यहाँ इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि एक तरफ आपको ग्रामीण क्षेत्र दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में आपको ना तो रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध आपको दिखेंगे, ठीक है, ना तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, ना तो अच्छी शैक्षिक सुविधा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको सब कुछ विकसित वे में, डेवलप्ड वे में देखने को मिलेगा। तो जिस क्षेत्र में समस्याएं होती हैं वहाँ से लोग जो पलायन करते हैं तो वो पुश फैक्टर कहलाता है, और जहाँ जिसके प्रभाव में लोग जाते हैं वो पुल फैक्टर। तो अभाव मतलब पुश और प्रभाव मतलब पुल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, यानी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसका ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक है, हालांकि ये पुराना डाटा है, अब ये चेंज हो चुका है। लेकिन प्रारंभिक समय में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती ही रही। प्रारंभिक समय से, प्राचीन काल से भी देखें तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक विगत कुछ वर्षों में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई है, ठीक है। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, ठीक। ईसा की पहली शताब्दी में पॉपुलेशन पूरे विश्व का 30 करोड़ से कम था, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र गति के लिए मंच प्रदान किया। अब 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है कि विश्व के कई सारे व्यापारी अलग अलग देशों के साथ व्यापार करते हैं, और लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति के समय आता है, तो औद्योगिक क्रांति कब आया, 1750 में। तो इस समय औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों की स्थापना बहुत बड़े पैमाने पर होती है। समय विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन 55 करोड़ के आसपास थी, और 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, ठीक। पिछले 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। औद्योगिक क्रांति के समय जनसंख्या कितनी थी विश्व की? 55 करोड़। और औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हो गया? इसमें विस्फोट हुआ और पिछले 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर अकेले 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है और प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ ही जाती है। जितना जनसंख्या है हर साल लगभग 8 करोड़ लोग जन्म लेते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में पूरे विश्व का जनसंख्या 50 लाख था। 1650 में 50 करोड़ हुआ, ठीक है। ये 50 लाख से 50 करोड़ होने में 1500 वर्ष लगा। 1804 में 100 करोड़ जनसंख्या हुआ तो 1650 से 1804 के बीच 154 साल हुआ, जिसमें से 100 करोड़ यानी जस्ट डबल हो गया। 1927 में 200 करोड़ हो गया, यानी इसका 100 से 200 होने में 127 साल लगा। संख्या देखिए धीरे धीरे कम हो रही है। फिर 200 करोड़ से 400 करोड़ होने में देखिए मात्र 47 साल लगा है और सबसे भयानक स्थिति समय था। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में 400 से 800 करोड़ हो जाएगा जनसंख्या अनुमानित। तो ये है, इसमें जो टाइम लगा वो 51 वर्ष लगेगा, ठीक है। तो जो सबसे कम समय में ज़्यादा जनसंख्या हुआ है वो 1974 वाला, जिसमें 200 करोड़ से 400 करोड़ जनसंख्या हो गई है। अब है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले देश और निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले देश। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला है वो आपको लाइबेरिया में देखने को मिलेगा 8.2%, सोमालिया में 4.2%, ठीक है। सऊदी अरब में 3.4, ओमान में 3.3 और यमन में 2.6। ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाले यानी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम स्पेन, इटली, डेनमार्क में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है। बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, जर्मनी, पुर्तगाल, इसके बाद रूस, यूक्रेन, अल्बानिया, एस्टोनिया और लातविया, ठीक है। यहाँ सबसे कम जनसंख्या वृद्धि। तो इस पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है या फिर सबसे कम है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर जो अनुमानित है वो 2004-5 का है। विश्व का जो जनसंख्या था, जो वृद्धि दर था पूरे विश्व में, वो 2004-5 में था 1.4%, ठीक है। अफ्रीका का था 2.6%, यूरोप में 0.0%, यानी यहाँ जो पॉपुलेशन था वो स्टेबल था। मध्य और उत्तरी अमेरिका में 1.1%, दक्षिण अमेरिका में 1.4, एशिया में 1.4, ठीक है। ओशनिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी आता है 1.3। तो जो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला है वो कौन से कॉन्टिनेंट में? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और विश्व का जो 2004-5 के डाटा के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट था वो था 1.4, अभी शायद 1.6 के आसपास है। अब है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन करने में। कोई भी रीजन है, कोई भी स्टेट है, कंट्रीज़ है, तो उन देशों का जो पॉपुलेशन है उसका वर्णन करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, डेंसिटी जो है वो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। तो ये सब तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अभी जिस प्रकार किसी क्षेत्र का जनसंख्या है तो आने वाले 10 साल में, आने वाले 5 साल में उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी, इसका अनुमान हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से लगाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि जैसे ही कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। अब देखिए जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ना, ये हमें सीधा सी बात ये बताता है कि अगर कोई सोसाइटीज़ है, कोई समाज है, कोई क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अशिक्षित हैं, अगर अपने मेहनत से वो लोग उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है और वह क्षेत्र धीरे धीरे अगर नगरीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र बनता है
तब उस क्षेत्र में जब वो कृषि प्रधान था, जब ग्रामीण था, तब वहाँ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। यानी जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व थे तो जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट था वो काफ़ी हाई था। लेकिन जैसे ही वो क्षेत्र बदल जाता है शहर में, नगर में, उस क्षेत्र का जो बर्थ रेट है वो भी लो हो जाता है और डेथ रेट भी लो हो जाता है। यानी अब लोग समझदार हो जाते हैं और अब कितने बच्चे को जन्म देना है वो भी समझ जाते हैं, कितने बच्चे को एजुकेशन देना है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। फिर जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसके महत्व को भी समझने लगते हैं। तो जन्म भी कम होता है और लोगों की मृत्यु भी कम होती है। ठीक है, तो ये विकसित क्षेत्र के अंतर्गत परिवर्तित होने लगता है। और ये जो परिवर्तन होता है असभ्य समाज से सभ्य समाज की तरफ, या फिर हम कहें कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, ये कई स्टेजेस में होता है, कई अवस्थाओं में होता है, जिसे हम लोग एक सामूहिक रूप से जनांकिकीय चक्र कहते हैं। ठीक है, तो जनांकिकीय चक्र क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष का ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया को ही जनांकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है खेतिहर, ग्रामीण खेतिहर। इसमें क्या होता है? जनांकिकीय संक्रमण होता है और फिर ये नगरीय क्षेत्र बन जाता है या फिर औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई क्षेत्र में अगर कृषि कार्य अधिक हो रहा है, लोग वहाँ अशिक्षित हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव पाया जाता है, तो वो अपने मेहनत से क्या करेगा? धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा और नगरीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग जो जनांकिकीय चक्र है वो कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्था वाले मॉडल इसकी व्याख्या करते हैं। हालांकि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का अब 5 स्टेज है, 5 चरण बताया गया, लेकिन इसमें जो बताया गया वो 3 ही स्टेज बताया गया, 3 अवस्था बताया गया। पहला अवस्था क्या है? तो कोई भी जो क्षेत्र होगा, कोई भी राज्य होगा या कोई भी देश सबसे पहले प्रथम अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रजनन दर है, जो जन्म दर है वो उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। यानी लोग जन्म भी ज़्यादा लेते हैं और मरते भी ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि जो होता है वो बहुत स्लो रेट से होता है, क्योंकि जितना जन्म लिया उतना मर गया, उससे ज़्यादा मर गया, उससे कम, यानी मरने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। इसलिए जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो होता है। जो प्राथमिक अवस्था होता है, जो प्रथम अवस्था होता है, इसमें ऐसे क्षेत्र का जो मेन एक्टिविटीज़ होता है वो कृषि होता है, कृषि कार्य मुख्य होता है। यहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है, जो जीवन प्रत्याशा दर होती है वो निम्न होती है, यानी लोगों के रहन सहन का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व का लगभग सभी देश यही प्रथम अवस्था में थे, जहाँ जन्म दर अधिक था, मृत्यु दर भी अधिक था और जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0 थी। ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर। और मेन एक्टिविटीज जो होता था वो कृषि कार्य ही होता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? तो इसमें प्रारंभ में प्रजनन दर उच्च होती है, यानी बर्थ रेट जो होता है, जन्म दर, वो अधिक होता है, लेकिन समय के साथ ये घटते चला जाता है। ठीक है, यानी जो जन्म दर है वो कम होते चला जाता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ बढ़ने लग जाती हैं, स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं बढ़ने लग जाती है, इसलिए मृत्यु दर में भी कमी आती है। जो जन्म दर है उसमें भी कमी आई और मृत्यु दर में भी कमी आई। तो जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है? जो प्रजनन दर है और जो मृत्यु दर है, यानी बर्थ रेट और जो डेथ रेट है, वो बहुत अधिक कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि जनसंख्या स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ना तो जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, ना तो बहुत घट रहा है। तो जनसंख्या जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत धीमी गति से होता है। अधिकांश जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाते हैं तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। अब लोगों के पास नया नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाता है, डेथ रेट भी कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का जो स्टेज दिया गया है, ठीक है, इसमें आप देखें, ये इस स्टेज में आप देखेंगे तो आपको 3 स्टेज में आपको यहाँ ये पार्टीशन दिखाई देगा। अवस्था 1,
फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो डेथ रेट होता है और जो बर्थ रेट होता है वो दोनों हाई होता है, बहुत उच्च होता है, ठीक। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो मृत्यु दर है वो घटती है और समय के साथ साथ जन्म दर भी घटती है। तो इसमें जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, वो अधिक होता है, ठीक। फिर जो तृतीय स्टेट है, इसमें जनसंख्या और मृत्यु दर, जो जन्म दर है और मृत्यु दर, वो स्थिर हो जाता है। ना तो ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं, ना तो ज़्यादा लोग मरते हैं, ठीक है। तो इसमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, निम्न होता है। तो अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में है। तो प्रथम अवस्था में। पेरू तो द्वितीय अवस्था का प्रारंभिक, और केनिया और श्रीलंका द्वितीय अवस्था का अंत का, यानी कुल मिला के द्वितीय अवस्था के अंतर्गत। जापान आ गया, कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, ये सभी जनांकीय संक्रमण के तीसरी अवस्था में है। अब है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। अब जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग अपना परिवार नियोजन कर रहे हैं। लोगों को पहले क्या होता था कि जितना भी है बच्चा जन्म ले रहा है, उसकी कोई देख रेख नहीं, ठीक है। 5-6 एक परिवार में 5-6 बच्चे होते थे। लेकिन अब क्या है कि केवल बच्चे को जन्म देने से नहीं होता है, उनका पालन पोषण भी करना होगा, उनको अच्छी शिक्षा भी देनी होगी आपको। तो ज़्यादा बच्चे पैदा करके कुछ नहीं होना, इसलिए कम बच्चा और उसको अच्छे से आप एजुकेट कीजिए, शिक्षित कीजिए, तो आपके काम आएगा। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग किया जाता है। अब है जागरूकता अभियान चलाकर, यानी प्रचार प्रसार। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करें। इसके लिए कई तरह के नुक्कड़ नाटक होते हैं, टीवी में कई सारे ऐड आते हैं, प्रचार आते हैं, ठीक है। फिर गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, जो गर्भ निरोध की अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध करवाए गए मेडिकल स्टोर्स में, अस्पतालों में, ये भी जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करेगा। विवाह की आयु में वृद्धि, कम उम्र में ही लोगों के विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये मेन फैक्टर है, क्योंकि जो फर्टिलिटी होता है ह्यूमन का, वो कम एज में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये अगर ज़्यादा एज में विवाह होगा तो इसकी फर्टिलिटी कम होगी, तो पॉपुलेशन भी कम बढ़ेगा। कानूनी व्यवस्था लगाकर सरकार के द्वारा कोई नियम कानून लाए, जैसे असम में बोला गया कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको जॉब में, सरकारी जॉब में आरक्षण दिया जाएगा, 2 से ज़्यादा हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी लाभ। तो इस प्रकार के कुछ कानूनी व्यवस्था करके भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा है कि लोगों की संख्या ज्यामितीय गति से और खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय गति से बढ़ती है, ठीक है। अब लोगों की संख्या 2, 4, 8, 16, 32, 34, 64 ऐसे बढ़ रही है, जबकि जो खाद्य आपूर्ति है वो 1, 2, 3 के सीरीज में बढ़ रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम ही है अकाल, बीमारी तथा युद्ध। इसमें अचानक गिरावट के रूप भी सामने आएगा, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण भीषण अकाल भी देखने को मिलता है, कई महामारियां भी देखने को मिलती हैं, कई सारे युद्ध भी देखने को मिल रहा है। आज पूरे दुनिया में हर जगह युद्ध, ठीक है। तो ये जनसंख्या विस्फोट का ही परिणाम है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो क्लास 12 का चैप्टर 2 है वो हो गया फिनिश्ड। अब इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में ले आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें और ज़रूर आप MCQs वाला वीडियोस देखिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।